हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम लोग जितने भी पेचीदा कंसेप्ट्स हैं उनको एकदम डिटेल में कवर कर रहे हैं। तो आज का ऐसा ही जो हमारा नया टॉपिक है वो है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को लेकर के। इतनी सारी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं, कन्फ्यूजन कंटिन्यूस होता है। अगर हम लोग देखें भी तो यूपीएससी की अगर हम लोग खास करके बात करें तो कई बार यूपीएससी बार बार इन पे सवाल भी कर रही है। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की बात करें तो 2013 में पूछा, 2014 में पूछा, 2018 में पूछा, हर बार इन क्वेश्चंस को लेकर के यूपीएससी सवाल भी कर रही है। तो आज का हमारा टॉपिक पार्लियामेंट्री कमिटीज को लेकर के होगा। बाकायदा मैं वापस आप सबको बता देना चाहता हूं कि जो भी लोग काफी सीरियस हैं अपने प्रिपरेशन को लेकर के, वो लोग लेक्चर के एंड तक बिल्कुल बरकरार रहेंगे। तो चलिए देरी नहीं करते और शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले तो बता देना चाहता हूं अनअकैडमी पर चल रहा एक बहुत ही शानदार ऑफर। इस शानदार ऑफर के अंतर्गत आप लोग अपनी प्लस मेंबरशिप ले सकते हो मात्र 33,32,999, मतलब 33,000 में 2026 के लिए। 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लगभग 43,000 में आपका काम हो जाएगा। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप सभी को आपका जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज एज वेल एज सभी बैचेस का आप लोगों को मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस। टेस्ट सीरीज, इवैल्यूएशन, ये सब आपको एक और एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर में मिलेगा। 1-to-1 मेंटोरशिप से लेकर के सारी बातें इसमें इंक्लूडेड है। देरी नहीं कीजिए। देन बहुत सारे स्टूडेंट्स की अलग अलग प्रॉब्लम्स है। मेरा प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करूँ, मुझे चीज़ें याद कैसे होंगी, आंसर राइटिंग कैसे करूँ, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ, वगैरह वगैरह। एक सब्सक्रिप्शन से अनअकैडमी सारी प्रॉब्लम्स के आपको अलग अलग समाधान देगी। हमारी अलग अलग बैचेस आ रही हैं और इनमें से एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच जो लोग 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आ रही है, वो है मात्र 18,000 रुपए के अंदर में आपको सभी प्रीलिम्स के, मतलब प्रीलिम्स ओरिएंटेड जितना भी आपका सिलेबस का कवरेज हो, बाकी सब चीज़ें हो, वो सब हो जाएगी। बाकी हमारे इन वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को ये चीज़ तो समझ में आ रही होगी कि हम लोग किस तरीके से आप लोगों को सिखाते हैं, किस तरीके से आपको ट्रेन करते हैं, ताकि आपके प्रिपरेशन में कहीं पर भी कोई बाधा नहीं आए। ओके गाइस, और वापस बता दूं, आरंभ की बैच इंग्लिश, आगाज की बैच 2027 की इंग्लिश और इग्नाइट की बैच इंग्लिश की आप लोगों की शुरू हो रही है। एंड बिल्कुल इनको आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन जरूर कीजिए। अब उस मुद्दे से शुरू करते हैं जिसके लिए आप सब यहाँ पर आए हो, दैट इज पार्लियामेंट्री कमिटीज। देखिए, क्या होता है कि हम लोग कमेटी कब बनाते हैं किसी भी चीज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं ही एक ग्रुप का पार्ट हूँ, उस ग्रुप के अंदर में 30 लोग हैं, लेकिन अगर मुझे उनका काम कैसे चल रहा है, सब कुछ बढ़िया तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब अगर मुझे चेक करना हो तो मुझे क्या करना होगा? सीधी सी बात है, उसके लिए मुझे एक कमेटी बनानी होगी। ओके, और ये कमेटी जरा ढंग से वो वाला काम कर पाती है। तो ऐसा ही हम लोग देखें तो अलग अलग कमिटीज़ हैं और इन पे यूपीएससी सवाल भी करते ही। फॉर एग्जाम्पल 2013 में एक सिंपल सा सवाल था, द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट, इसके क्या काम है? इसके डिटेल्स जो हैं वो हम लोग बाद में आकर के वापस देखेंगे। जब मैं आपको एक बार सिखा दूंगा ना, उसके बाद में आकर के मैं वापस आपको पूछूंगा। इट कंसिस्ट ऑफ 25 मेंबर्स, स्क्रूटिनाइजेस द एप्रोप्रिएशन ऑफ फाइनेंसेस और नॉट, एग्जामिन्स द कैग्स रिपोर्ट और नॉट, देखेंगे। ऐसे ही सिमिलरली अगर 2014 की बात करें तो उसमें आपको पूछा था कि कौन सी लार्जेस्ट कमेटी होती है पार्लियामेंट की। ऐसे ही 2000 ऐसे ही 2018 की कमेटी की अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर में भी ऐसा ही सवाल था कि ये कौन सी कमेटी है, हमको बताइए। आएंगे इन कमिटीज पर और इन सवालों पर, बट सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी होती क्या है और ये पार्लियामेंट्री कमेटी एग्जैक्टली इसके डिस्क्रिप्शंस कहाँ है, क्या होता है, कैसे होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखिए, एज आई सेड, पार्लियामेंट एक बहुत बड़ा हाउस, कितना मतलब 543 मेंबर्स लोकसभा के अंदर में, 245 मेंबर्स राज्यसभा के अंदर में। अब इतने मेंबर्स अगर हर एक लेजिस्लेशन पर बात करेंगे, इतने मेंबर्स अगर हर एक मुद्दे पर बात करेंगे तो कैसे होगा? इससे बेटर है इन 543 मेंबर्स को अलग 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 आप लोग काम बांट दीजिए और इन लोग अलग अलग काम पर फिर आप लोगों को डिसीजन वगैरह जो है वो ला करके देंगे। तो इसके लिए क्यों ना हम लोग जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए। और देखिए, ऑलरेडी ये पार्लियामेंटेरियंस के पास में टाइम की कमी होती है हमेशा। दूसरी बात है कि अगर आप लोग देखोगे तो काइंड ऑफ जब भी, बिकॉज इनके सारे सेशंस लाइव टेलीकास्ट वगैरह हो रहे होते हैं, तो अपने वोटर्स को खुश करने के लिए इन लोग WWE जैसे फाइट करते हुए ही हमेशा आपको मिलेंगे।
सच बताऊं तो एक्चुअल में पार्लियामेंट में और डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई फर्क नहीं है। पार्लियामेंट में भी जब कैमरा ऑन है तो ऑन कैमरा पर आप लोग फुल मस्ती, मतलब फुल दिखाओगे कि ये देखो बीजेपी एंड कांग्रेस कितने झगड़ रहे हैं, इनके बीच में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, इसने इसको ये बोल दिया, उसने उसको वो बोल दिया। और अगर बैकग्राउंड में आप लोग जाओगे तो यही रेसलर्स जैसे एक साथ में बैठ करके एक ही टेबल पर खाना खाते हुए मिलेंगे, इसी तरीके से जैसे ही कैमरा ऑफ ये लोग एकदम दोस्ती करते हुए आप लोगों को दिखेंगे। तो ऐसा ही होता है। और खास करके इन चीजों को अवॉइड करने के लिए फिर क्या करें, तो लॉ मेकिंग जो कि कॉम्प्लेक्स टास्क है, ओके, थोड़ा सा पॉलिटिकल पोलराइजेशन होते रहता है, उसको रोकना है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो आप लोगों को हर एक को देनी होती है, इसलिए स्पीकर या फिर चेयरमैन अलग अलग पार्लियामेंट की कमिटीज बनाता है। और इन्हीं कमिटीज में दो टाइप की कमिटीज होती है, एक को हम कहते हैं एडहॉक कमिटीज और दूसरी जो होती है उनको हम लोग कहते हैं स्टैंडिंग कमिटीज। तो एडहॉक कमिटी क्या है और स्टैंडिंग कमिटी क्या है? देखिए, एडहॉक कमिटी जब भी मैं आपको कहूँ, एडहॉक कमिटी का मतलब समझ लीजिएगा कि इसमें जो भी काम होगा थोड़ा सा टेम्पररी होगा, मतलब जो भी काम है थोड़े से टेम्पररी नेचर का है। और स्टैंडिंग कमेटी का मतलब है परमानेंट कमेटी होगी, ये वाली कमेटी कंटिन्यूस चलती रहने वाली है। तो एडहॉक में क्या होता है, जैसे एक कोई मैटर है, ओके, उसको आपने डील कर लिया, देन यू आर डन। अब ये एडहॉक कमिटीज आपकी अलग अलग जो है वो हो सकती है, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी का मतलब है परमानेंट इन द नेचर होंगी। तो देखो, अब मैं अगर आप लोगों को एक मुद्दा समझाऊं तो देखिए, थोड़ा सा कमिटीज जो है उसको हम लोग अलग अलग टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक जो कमिटी है उसको हमने कह दिया कि भाई या तो तुम एडहॉक हो या फिर तुम स्टैंडिंग। स्टैंडिंग का मतलब है परमानेंट होता है। अब ऐसी ही कमिटीज, ठीक है, कमिटीज को हम लोग एक और टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, और वो होता है इसके अंदर में कि ये एग्जीक्यूटिव की कमिटी है क्या, या फिर ये लेजिस्लेचर की कमिटी है क्या, या फिर ये जुडिशरी की कमिटी है क्या। अगर ये कमिटी एग्जीक्यूटिव की कमिटी है तो एग्जीक्यूटिव की कमिटी को हम लोग खास करके कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कैबिनेट कमिटी। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कैबिनेट कमेटी। और ऐसे ही अगर कोई लेजिस्लेटिव कमेटी है तो इस लेजिस्लेटिव कमेटी को हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी। क्या कहेंगे, पार्लियामेंट्री कमेटी। और जुडिशियल कमेटी को तो जुडिशियल कम्युनिटी या जुडिशियल कमेटी एकदम सिंपल सी भाषा में हम लोग कहेंगे। ओके, वापस आते हैं अपने मुद्दे पर। तो स्टैंडिंग कमेटी एंड एडहॉक कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी, कैबिनेट कमेटी, इन सब के बीच का फर्क आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं कि हमारे पास में कौन कौन सी स्टैंडिंग कमिटीज हैं। स्टैंडिंग कमिटीज को मैं अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, कुछ जो है वो फाइनेंशियल कमिटीज है कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट से डील करेगी। लेट मी टेल यू, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, और सबसे ज्यादा सवाल भी अगर आपको पूछे जाएंगे, चाहे मेंस की बात कीजिए प्रीलिम्स की बात कीजिए, वो इन स्टैंडिंग कमिटीज पर ही होंगे। तीन कमिटीज है, रट लीजिए, और मुझे चाहिए कि आप लोग चैट बॉक्स में भी इनका नाम यहीं पर लिखे। और वो है पब्लिक अकाउंट कमिटी, एस्टिमेट्स कमिटी एंड कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। फिर आते हैं आपके दो मुद्दे। तो फिर अगली जो कमिटी है उसका नाम है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी, ठीक है, डीएसयू, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी। ये लगभग टोटल जो है वो 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज है। इनको एक एक करके हम लोग देखेंगे। 16 लोकसभा के अंडर में काम करती हैं और 8 जो है वो राज्यसभा के अंडर में काम करती है। आगे देखेंगे हम लोग कि कैसे काम करती है। फिर आती है हमारी कमिटी ऑन इंक्वायरी या कमिटी टू इंक्वायर। तो इंक्वायर की कमिटी है जिसमें कमिटी ऑन पिटीशन ये सब चलती हैं। तो ऐसी बहुत सारी, फिर डे टू डे बिजनेस को हैंडल करने के लिए कुछ कमिटीज बनी हुई है। फिर उसके बाद में बिजनेस को स्क्रूटिनाइज करने के लिए कुछ कमिटीज बनी हुई है। हाउस कीपिंग को लेकर के कुछ कमिटीज बनी है। एंड दीज आर स्टैंडिंग कमिटी। इसका मतलब है एक बार अगर ये कमिटी बना दी है तो इसके मेंबर चेंज होते रहेंगे, लेकिन ये कमिटी हमेशा हमेशा के लिए चलती रहेगी। ओके, तो मैंने पहले ही बताया था स्टैंडिंग का मतलब होता है परमानेंट, कोई चीज की परमानेंसी होना। देन कम्स एडहॉक कमिटी। नाउ व्हाट इज एडहॉक कमिटी? एडहॉक कमिटी के अंदर में ये टेम्पररी कमिटी होती है, या तो कभी कभी किसी इंक्वायरी के लिए बनाते हैं या फिर कभी कभी एडवाइस के लिए बनाते हैं। इंक्वायरी के लिए आप लोग कौन सी कमेटी बनाओगे कि भाई किसी चीज पर इंक्वायरी आप लोग कर रहे हो, कि 5 ईयर का प्लान हो गया, या फिर कोई बोफोर्स का स्कैंडल वगैरह हुआ था जैसे बीच में, वो बोफोर्स के स्कैंडल को स्टडी करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। ओके, राजीव गांधी गवर्नमेंट के समय में एक बोफोर्स का स्कैंडल हो गया था, उस समय की बात कर रहा हूं मैं। फिर आती है ज्वाइंट कमेटी ऑन द स्टॉक मार्केट स्कैम।
स्टॉक मार्केट का स्कैम हुआ था, और ऐसे ही कुछ पार्लियामेंट्री कॉम्प्लेक्स में जब सिक्योरिटी ब्रीच हो गई थी तो उसकी स्टडी करने के लिए एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी। बाकी एडवाइजरी कमेटी के अंदर में आप लोगों ने मेरे बिल टू एक्ट वाला सेशन देखा होगा, उसके अंदर में मैंने बताया था कि किस तरीके से बिल जो है वो एक्ट के अंदर में कन्वर्ट होता है। तो ये बिल टू एक्ट में जॉइंट कमिटीज एंड सिलेक्ट कमिटीज जो है वो आपकी आती हैं, तो ये हो गई आपकी एडहॉक कमेटी। एग्जाम्पल से मैंने आप लोगों को सिखाया कि एडहॉक कमेटी और स्टैंडिंग कमिटीज क्या होती है। अब हम एक एक करके स्टैंडिंग कमिटीज को सीखने के लिए चलते हैं, और इन सब में सबसे पहले अगर आपकी कोई कमिटीज आती हैं तो वो है फाइनेंशियल कमिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कमिटीज, जिसके अंदर में पब्लिक अकाउंट कमिटी, एस्टिमेट्स कमिटी एंड तीसरा पब्लिक कमिटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग, ऐसी 3 कमिटीज आपकी आती हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली पब्लिक अकाउंट कमिटी की हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज दिस पब्लिक अकाउंट कमिटी। एंड इनफैक्ट आई कैन टेल यू कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी अगर आपकी कोई है तो दैट इज दिस पब्लिक अकाउंट कमिटी। ओके, तो 3 ऐसी कमिटीज है, मैंने इनका कंपैरिजन आप लोगों को करके दे दिया है। सिंपल सी बात है, इसके अंदर में एक मतलब जो है वो 1921 में स्टैब्लिश हुई थी, इसका मतलब है वन ऑफ द ओल्डेस्ट कमिटी। इनफैक्ट अगेन 2013 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके उस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, ये जो भी मैं आपको सिखाऊंगा उसके बेसिस पर। तो 1921 के अंदर में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसके अंदर में 22 मेंबर्स हैं। 22 में से 15 मेंबर्स आपके आते हैं लोकसभा से और 7 मेंबर्स आते हैं आपके राज्यसभा से, तो टोटल हो गए आपके 22 मेंबर्स। ये जो भी मेंबर्स हैं, ये 22 मेंबर्स है, इनको इलेक्ट कौन करती है? इनको इलेक्ट पार्लियामेंट ही करती है। कैसे? बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। याद रखिएगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के मैकेनिज्म से इसको पास किया जाता है। चेयरमैन इसका कौन अपॉइंट करता है? चेयरमैन हमेशा इसका स्पीकर अपॉइंट करता है, और यूजुअली ऑपोजिशन पार्टी से अपॉइंट करते हैं 1967 ऑनवर्ड्स। लगभग 1967 से एक कन्वेंशन है। अगेन इट इज जस्ट अ कन्वेंशन, और कन्वेंशन का मतलब है कंपल्शन नहीं है कि ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि ऐसा होगा, मतलब होगा ही। ओके, तो 1961 देन कम्स मेन फंक्शंस। तो मेन फंक्शंस में एग्जामिन द एनुअल ऑडिट फंक्शन, ऑडिट रिपोर्ट जो भी आपकी आई है, पब्लिक एक्सपेंडिचर रिव्यू करना है, इरेगुलरिटीज है, वेस्ट लॉस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब जो है इसके लिए हम लोग इसको मेन फंक्शंस में हम लोग इसकी बात कर सकते हैं। ओके, अगली इसी की बात करें तो इसके ऊपर में कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है? तो देखो, पब्लिक अकाउंट कमेटी नाम से आपको समझ में आ रहा है कि जितने भी अकाउंट्स हैं उनको ढंग से स्टडी करना है, और खास करके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो कि ऑडिटर है, ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है कि भाई कितना खर्चा हुआ, कैसे नहीं हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारा खर्चा इनको रिपोर्ट करने के बाद में स्टडी करने का काम पब्लिक अकाउंट कमेटी ही करती है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, CWG का जो स्कैम था, 2G का जो स्कैम था, उसको अगर किसी ने उजागर किया था तो इट वाज पब्लिक अकाउंट कमेटी। कैग ने जब रिपोर्ट सबमिट की तो इसका हो हल्ला मचा करके ये सारा का सारा हमारे सामने जो है वो आया था। तो प्रॉब्लम बस इसकी यही है कि पोस्टमार्टम इन लोग करते हैं, इनके पास में जो है वो इसके मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं बन सकता। अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखिएगा, किसी भी पार्टी का या सॉरी किसी भी कमेटी का मिनिस्टर इसका पार्ट नहीं बन सकता है। अगर वो चाहते हैं कि उसको पार्लियामेंट्री कमेटी का नाम दिया जाए तो पार्लियामेंट्री कमेटी का नाम देने के लिए मिनिस्टर कैन नॉट बिकम पार्ट ऑफ इट। एकदम सिंपल सी बात है। बाकी एडवाइजरी रिकमेंडेशंस होते हैं, तो ये सब बात है, और 1921 में ही फॉर्म हो गई थी। अब अगर हम लोग एक क्वेश्चन देखने के लिए आते हैं कि सबसे पहला अपना 2013 का ये वाला क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी के नाम पर। तो मैंने आपको बताया पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, दैट इज पैक। तो ये पैक के क्या क्या फीचर्स है 2013 में यूपीएससी ने पूछा है। पहला, इट कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। गलत बात है। ओके, तो इसके अंदर में टोटल 22 मेंबर्स है, लोकसभा के मेंबर्स तो 15 है, राज्यसभा के मेंबर्स 7 है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। और जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, ए और डी ये ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि थर्ड स्टेटमेंट आई डोंट इवन नीड टू टेल यू कि ऑटोमेटिकली करेक्ट है कि इट एग्जामिन्स द रिपोर्ट ऑफ द कैग, बिल्कुल बात सही है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अब हमको ये पता करना है कि क्या सेकंड स्टेटमेंट सही है, इट स्क्रूटिनाइजेस द अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर कैग इसके सारे के सारे अकाउंट्स की रिपोर्ट अगर दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको वो करेगा ही। तो इसका मतलब है कि ये वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा, और ट्रू होगा तो इसका आंसर आपका क्या निकल करके आएगा? आंसर विल बी बी।
तो गाइज उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को इसका आंसर पता चला कि कैसे इसका आंसर जो है वो बी आया है। ओके, अगला अगर हम लोग अब बात करें, तो अगली कमेटी कौन सी है? तो अगली कमेटी एकदम सिंपल भाषा में बात करें तो एस्टिमेट्स कमेटी है। एस्टिमेट्स कमेटी भी अगेन फाइनेंशियल कमेटी है। ध्यान रखिएगा, ये हम लोग 3 फाइनेंशियल कमिटीज देख रहे हैं जिसमें से पैक एक हुआ है। एस्टिमेट और पब्लिक अंडरटेकिंग की 2 कमिटीज अभी तक बची हुई है। तो इसमें मैंने आप सबको बता दिया कि ये क्या करता है, और ये देखिए यहाँ पे एकदम क्लियरली लिखा भी है, एग्जामिन्स द रिपोर्ट्स ऑफ द कैग, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रिव्यूज इरेगुलरिटीज वगैरह जो भी है, एक्सपेंडिचर है, इनकम क्या आया था, ये सब देखता है। एस्टिमेट्स कमेटी में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से ही मेंबर्स आते हैं और 30 मेंबर्स आते हैं। कितने? 30 मेंबर्स। और सारे के सारे कहाँ से आएंगे? सारे के सारे केवल और केवल लोकसभा से आएंगे। इसके मेंबर्स जो है उसका इलेक्शन भी सेम तरीके से होता है। इसके अंदर में भी मिनिस्टर्स का पार्ट अलाउड नहीं है, एडवाइजरी है, और इसके अंदर में पोस्टमार्टम ही इन लोग करते हैं। बाकी मेजरली पॉलिसी क्वेश्चनिंग, लिमिटेड एक्सपर्ट असिस्टेंस फ्रॉम द कैग और मिनिस्ट्री, और इन सबको इन लोग बताते हैं। मेजर इनका जो काम है वो है कि बजट के एस्टिमेट्स को एनालाइज करना और कहाँ कहाँ पर खर्चा कम हो सकता है उस पर बात करना। एकदम सिंपल है, खर्चा बिना फालतू नहीं करना है, उसके लिए एक अच्छे से एस्टिमेट लगा करके ये एस्टिमेट कमेटी जो है वो अपना काम ढंग से करती है। तो आई होप एस्टिमेट कमेटी सबको पता होगा। और अगेन यूजुअली जो रूलिंग पार्टी होती है वहीं से स्पीकर उसके चेयरमैन को अपॉइंट करता है। अब हम जितनी भी कमिटीज आगे देखेंगे उन सब कमिटीज में सबसे ज्यादा मेंबर्स अगर किसी कमिटी के हैं तो वो एस्टिमेट कमिटी के हैं। 2014 में यूपीएससी एक और सवाल करती है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। पब्लिक अकाउंट कमेटी हमने जस्ट देखा कि भाई इसके अंदर में 22 मेंबर्स हैं। द कमिटी ऑन एस्टिमेट्स, इसकी अगर अब हम लोग बात करेंगे तो लगभग 30 है, और इसके अंदर में भी 22 मेंबर्स हैं, और पिटीशन में भी अगेन कम होते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसके पास हो गए? सबसे ज़्यादा मेंबर्स इसके पास में हो गए, दैट इज कमिटी ऑन एस्टिमेट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके लिए आएगा वो होगा बी। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन बस हमारा बचता है 2018 का। ये भी मैं अभी, अगर आप लोग एंड तक लेक्चर ढंग से करते जाओगे तो आप लोगों को उसका भी उत्तर थोड़ी देर में ही मिल जाएगा। तो अब तक हम लोगों ने कर ली है 2 फाइनेंशियल कमिटीज, एक पब्लिक अकाउंट कमेटी और दूसरी एस्टिमेट कमेटी। एस्टिमेट कमेटी को कंटिन्यूअस फाइनेंशियल कमेटी भी कहा जाता है क्योंकि ये कंटिन्यूअसली सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पर फोकस करती है। ओके, उसके आगे आती है कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो पब्लिक सेक्टर मतलब क्या? तो एक चीज को अच्छे से समझ करके लो थोड़ा सा। देखिए, व्हाट इज पीएसयू और व्हाट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ओके, उसकी अगर मैं आपको बात बताऊं तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एकदम सिंपल सा जो मतलब बन करके आता है, पीएसयू का जो मतलब बन करके आता है वो ये है कि गवर्नमेंट ने इस कंपनी को बनाया हुआ है। किसने बनाया है? गवर्नमेंट ने इस कंपनी को बनाया हुआ है। सिंपल, गवर्नमेंट ने इस कंपनी को बनाया हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? पीएसयू। ऐसी गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस तरीके से गवर्नमेंट ने बनाई है, तो उस पर थोड़ा सा काम करना, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द पीएसयूज। ओके, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जो भी अब कंपनीज बनाई हुई है वो कंपनीज ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही है, उनके रिपोर्ट्स क्या है, उनके फाइनेंसेस क्या है, इसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई गई जिसका नाम है कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कोपू। ओके, 22 इसके अंदर में मेंबर्स हैं। 1964 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 1964 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। सेम तरीके से इवन पार्लियामेंट इसको इलेक्ट करती है, अपॉइंटेड बाय द स्पीकर फ्रॉम द लोकसभा। इसके जो भी चेयरमैन वगैरह होंगे, तो यहाँ पर जो चेयरमैन है वो अपॉइंट जो है वो स्पीकर करेंगे। और मेन काम है इसका कि जो कैग है, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसने जो भी आपको रिपोर्ट सबमिट किए हुए हैं उन रिपोर्ट्स को डिटेल में स्टडी करना और उस पर अपने कमेंटिंग देना, खास करके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स है।
ओके, इसकी भी प्रॉब्लम यही है कि पोस्टमार्टम का काम है और एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है, दैट्स इट। ओके, तो गाइस आई होप आप लोगों को ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट कमिटीज अच्छे से क्लियर हो गई है। एंड लेट मी टेल यू, अगर ये क्लियर हुई है तो ही आगे का पार्ट आपको सारा ढंग से समझ में भी आएगा। देन कम्स नेक्स्ट कमिटी। तो आप लोगों को याद होगा, मैं जब स्टैंडिंग कमिटी जब आप लोगों को सिखा रहा था, तो उन स्टैंडिंग कमिटीज में मैंने आपको कहा है कि हम लोग ये सब सेट्स देखेंगे। या अभी एक सेट अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब अगला सेट जो है वो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज है। इसी तरीके से डिपार्टमेंट मतलब कमिटीज टू इंक्वायर आएंगी, कमिटीज रिलेटेड टू डे बिजनेस आएगी, और कमिटीज टू स्क्रूटिनाइज द कंट्रोल आएगा, और हाउसकीपिंग कमिटीज आएंगी। ये इतनी ज़्यादा काम की नहीं है, बट एटलीस्ट यहाँ तक तो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा अगर आप लोगों को प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। लेट अस नाउ स्विच टू द नेक्स्ट कमिटी, एंड दैट इज कॉल्ड एज द डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी। तो होता क्या है बजट में, बजट जब जब भी लाया जाता है तो उसके अंदर में आप लोग ग्रांट्स मांगते हो कि हमको इतना इतना अनुदान चाहिए, हमको इतना इतना पैसा चाहिए। ये जब पैसा आप लोगों को चाहिए होता है, ये पैसा देने के पहले कुछ कमिटीज होती हैं जो इनको स्क्रूटिनाइज करती है कि पैसा क्या सही तरीके से मांगा जा रहा है। पिछली बार जब हमने तुमको पैसा दिया था तो क्या उस पैसे को तुमने ढंग से यूटिलाइज किया था। इसके अलावा और तुम क्या बिल ला रहे हो, क्या ला रहे हो, वो सब देखने के लिए कुछ डिपार्टमेंटल या डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज बनाई गई है, जिसके अंदर में होते हैं लगभग 31 मेंबर्स। कितने? 31 मेंबर्स। 31 मेंबर्स में से लगभग 21 मेंबर्स जो आते हैं वो आते हैं लोकसभा से, और 10 मेंबर्स जो हैं वो आते हैं राज्यसभा से। तो 21 और 10 दैट इज 31, और इस तरीके से 31 मेंबर्स जो है इस कमेटी को फॉर्म करते हैं। अब ऐसे 31 मेंबर्स की एक कमेटी होती है, और ऐसी टोटल हमारे पास में 24 कमिटीज हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट को देखती है। लोकसभा के अंडर में 16 और राज्यसभा के अंडर में एज आई सेड 8 कमिटीज इस तरीके से काम करती हैं। इनको अगर हम लोग देखें इनको अगर हम लोग अगर देखें तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगी। तो इसके अंदर में डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज, तो खास करके ये सब कमिटीज हैं, कंपोजिशन में 31 मेंबर्स हैं। मिनिस्टर्स आर इन एलिजिबल, और टर्म इसका 1 साल का होता है। इसके अंदर में कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होता है, इसके अंदर में सारे के सारे नॉमिनेशन होता है, और मेंबर्स को स्पीकर या फिर चेयरमैन नॉमिनेट करते हैं। जो भी नॉमिनेशन करना है वो सीधा स्पीकर या फिर चेयरमैन नॉमिनेट करेगा, इलेक्शन नहीं होगा। याद रखिए, फाइनेंशियल कमिटीज जो अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा, उनमें तीनों में भी क्या होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है। अब इसके अंदर में 24 कमिटीज हैं, और ये 24 कमिटीज जो को किस तरीके से बटी हुई है। तो राज्यसभा के अंडर में 8 कमिटीज हैं। कौन कौन सी कमिटी है? क्या? कमिटी ऑन कॉमर्स, तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उस पर ध्यान देंगे। कमिटी ऑन होम अफेयर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे ध्यान देंगे। कमिटी ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो इन लोग इस पर ध्यान देंगे। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यूथ अफेयर्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कमिटी ऑन इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्रीज एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज पे ध्यान देगी। और इस तरीके से कुछ 8 कमिटीज हैं। ये 8 कमिटीज सारी की सारी राज्यसभा के अंडर में है, और इन सभी अलग अलग मिनिस्ट्रीज की डिपार्टमेंट पर इन लोग ध्यान देंगे, और इसके ऊपर में जो जो आपको रिकमेंडेशंस देने हैं वो देंगे। देन कम्स कमिटीज अंडर द लोकसभा। लोकसभा के अंडर में एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एनर्जी, एक्सटर्नल अफेयर्स, फाइनेंस, लेबर, फूड एंड कंज्यूमर, ओके, कमिटी ऑन पेट्रोलियम, रेलवेज, डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हम लोग जो है वो देखते हैं कि ऐसी कुछ कमिटीज है, और ये सब अलग अलग मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट पर ध्यान देंगी। तो नाम से ही समझ में आता है, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज का मतलब क्या होगा, यही होगा। ओके, तो गाइस ये भी हमारे सेकंड सेट ऑफ जो कमिटीज है वो क्लियर हो गए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और अब हम कमिटीज टू इंक्वायर। ये बहुत एकदम सिंपल सा पार्ट है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर में। कमिटीज के नाम से ही आप लोग बता पाओगे। अच्छा, अब आप में से कोई पूछेगा कि क्या सर हमको एक एक का नाम याद रखना है, एक एक के नाम के साथ साथ हम लोगों को इवन उसके अंदर में कितने मेंबर्स का कंपोजिशन होगा वगैरह ये सब भी याद रखना है? आंसर इज नो, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। ओके, कुछ कुछ बस हम इसके मेन फीचर्स देख लेंगे, एंड देन विल विल डन। फॉर एग्जाम्पल, नाम है कमिटी ऑन पिटीशन। पिटीशन मतलब क्या? जैसे आप और मैं, हम लोग जो है वो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग पिटीशंस लिख लिख करके गवर्नमेंट को भेजते हैं कि भाई ये करना वो करना। इसी तरीके से इवन मतलब ये तो पिटीशन जाते ही हैं, बट एमपीज एंड एमएलएस भी कुछ पिटीशंस भेजते हैं, वो इस पिटीशन कमेटी के पास में जाता है,
लोकसभा में 15, राज्यसभा में 10 ऐसे मेंबर्स होते हैं और खास करके एडवाइजरी काम होता है और खास करके बिल पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर्स के जो भी हैं उन पर इन लोग मेनली चर्चा करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसको लेकर के, ठीक है। सेकंड जो आती है वो आती है कमिटी ऑन प्रिविलेजेस। व्हाट इज प्रिविलेज? प्रिविलेज आप लोगों को याद होगा, अगर आपने मेरा पार्लियामेंट्री डिवाइसेस वाला लेक्चर किया तो उसमें मैंने आपको कहा था कि हमारे हमारे यानी कि एमपीज और एमएलएज के कुछ प्रिविलेजेस हैं। इनमें से एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो प्रिविलेज है वो ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इन लोग मांगे, विदाउट डिस्टॉर्शन उनको वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट फॉर्म में मिले। अगर नहीं देंगे तो प्रिविलेज का ब्रीच उसको माना जाएगा। तो ये किसी ने प्रिविलेज का ब्रीच किया है, नहीं किया है, इसके लिए कमेटी जब बनाई गई है तो ये कमेटी को हम लोग कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस कहते हैं। और इसी तरीके से एक और कमेटी है जिसका नाम है एथिक्स कमेटी, कि ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट हर एक एमपी और एमएलए के ऊपर में इन्फोर्स करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बीच में महुआ मोइत्रा का केस हुआ था जिसमें सबसे पहले एथिक्स कमेटी ने ही इनसे सारी की सारी बातें जो है पूछी थी और इनको जवाब दिया था। तो हुआ क्या था कि एथिक्स कमेटी ने देखा, इनसे पूछा कि आपने क्या अपने पार्लियामेंट के जो लॉगिन डिटेल्स है वो किसी बिजनेसमैन के साथ में शेयर किए हैं। तो वो स्टडी करने के लिए किया, इन्होंने देखा कि ये गलत हुआ, एथिकली गलत था एंड इनफैक्ट इनको फिर पार्लियामेंट से निकाल दिया गया था, लोकसभा से बाकायदा निकाल दिया गया था। ओके, तो दिस इज द एथिक्स कमेटी। तो ये कमिटीज कौन सी है? ये कमिटीज मेजरली इंक्वायरी करने के लिए कमिटीज बनाई हुई है। क्या क्या है? पिटिशन की, प्रिविलेज की और एथिक्स की। अगली जो कुछ कमिटीज हैं वो है हमारी, अगली जो कमिटीज हैं वो है हमारी कमिटीज टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल। कुछ ना कुछ इसके अंदर में स्क्रूटिनी होने वाली है, ओके, और कुछ ना कुछ कंट्रोल होगा। तो स्क्रूटिनाइज किसको करना है? स्क्रूटिनाइज करना है गवर्नमेंट के एश्योरेंसेस को। नाम से समझ में आ रहा है ये कमिटी गवर्नमेंट के एश्योरेंस को स्क्रूटिनाइज करने वाली है कि गवर्नमेंट ने जो भी एश्योरेंस दिए हैं, प्रोमिसेस किए हैं, क्या वो फुलफिल कर रहे हैं मिनिस्टर्स। ओके, 1953 से है, खास करके एश्योरेंस जितने भी मिनिस्टर्स के हैं वो सब देखने का काम है। एक और कमेटी आती है जिसका नाम है कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन? तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि होता क्या है। देखिए कि जो भी एक कमिटी होती है, ओके, या जो भी पार्लियामेंट लॉ लेकर के आती है ना, लॉ लेकर के आने का काम पार्लियामेंट का होता है कि एक बेसिक ढांचा या बेसिक स्केलेटन जो है वो किसी भी लॉ का पार्लियामेंट बना करके दे देती है। लेकिन उसमें मसल एंड मास कब आते हैं? जब उसके अंदर में रूल्स भरे जाएं, जब उसके अंदर में रेगुलेशंस भरे जाएं, तब उसके अंदर में मसल एंड मास आता है। और वो काम किसको दिया गया है? वो काम डेलीगेट किया जाता है या फिर वो काम सबऑर्डिनेटेड किया जाता है किसको? आंसर इज एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव को आप काम डेलीगेट करते हो, उसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं, या फिर एग्जीक्यूटिव को आप रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए पावर देते हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी कहते हैं। तो लॉ अलग बात हो गई, रेगुलेशन जो है वो अलग बात हो गई। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम लोग लेकर के आए हैं, ये एक्ट है, लेकिन इसके लिए एक रेगुलेशन आई है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020, रूल्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2020, सब रूल्स अगेन इसके अंदर में होते हैं, बाय लॉज अगेन इसके अंदर में होते हैं, ये सब एग्जीक्यूटिव बनाता है। तो इन्हीं में ओके, तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का काम क्या है? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का काम है कि ये कमेटी देखेगी कि हमने जो भी इनको रूल्स या रेगुलेशंस बनाने के लिए दिए थे, लॉज एंड बायलॉज बनाने के लिए दिए हुए थे, क्या इन्होंने ढंग से बनाए, क्या इन लोगों ने जितना इनको स्कोप दिया था उसको एक्सीड तो नहीं किया। उसके लिए ये कमेटी मेजरली काम में आएगी। एंड देन कमेटी ऑन द पेपर्स लेड ऑन द टेबल, तो इस तरीके की एक और कमेटी है कि कौन कौन से पेपर जो है वो लेड किए हैं उसको स्टडी करने के लिए। देखो अभी अगर आपने ये ढंग से देखा है तो आप लोग 2018 का ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बहुत ही ढंग से दे पाओगे। तो लेट अस गो ऑन द क्वेश्चन ऑफ 2018, और 2018 का ये वाला जो है वो यूपीएससी का क्वेश्चन है। ढंग से पढ़िए इसको जरा, इसको ढंग से पढ़िए। ढंग से पढ़ने के बाद में आपको समझ में आएगा क्या पूछा है कि विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, which of the following parliamentary committee scrutinizes and reports to the house whether the powers to make regulations, sub-regulation, yes, rules, sub-rules, bylaws conferred by the constitution or delegated by the parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such delegation? आंसर इसका है कमिटी ऑन द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। करेक्ट आंसर जो आएगा इसका वो आएगा बी। तो जो अब तक टिके हैं,
जो लोग ढंग से इस लेक्चर को सीरियसली कर रहे हैं उनको इसका उत्तर भी मिल गया होगा। ओके, तो गाइज अब तक हम लोग जो है वो अगर इस वाले मैप पर अगर हम लोग बात करें, इस वाले मैप पर अगर अभी हम लोग बात करें तो आप लोगों को दिखेगा कि इसमें फाइनेंशियल कमिटीज़ हमारे सारे हो गए हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज जो 24 हैं जिसके अंदर में 31 मेंबर्स होते हैं, ये भी हमारे करके हो गए हैं। देन कमिटीज़ टू इंक्वायर, ये भी हमारे हो गए हैं। ओके, और अब ये जो है वो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कमिटीज़ जो है वो खास करके ये भी अपने हो गए, स्क्रूटिनाइज वगैरह करने वाली सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, पेपर्स लेड, ये 2-3 और है जिसमें से कुछ कमिटीज़ हैं जो SC/ST के वेलफेयर देखती हैं, कुछ जो है वो वुमेन की एम्पावरमेंट को देखती हैं और कुछ जो है वो जॉइंट कमिटी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट को देखती हैं। ओके, उसके लिए। और अब हम लोगों को जो कमिटीज़ देखनी है वो है डे टू डे बिजनेस को लेकर के, एज वेल एज हाउस कीपिंग की कमिटीज़ को लेकर के। ठीक है, इन पे यूपीएससी ने सवाल नहीं पूछे, बट नहीं पूछे इसका मतलब एक और बनता है कि शायद से मे भी फ्यूचर में इन लोग पूछ लें, है कि नहीं? ऐसा कुछ हो सकता है। तो डे टू डे अफेयर्स को लेकर के, तो बाकी कमिटीज ऑन वेलफेयर ऑन SC एंड ST ये है, कमिटी ऑन वुमेन एम्पावरमेंट नाम से ही समझ में आ रहा है, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए एक कमेटी बनी हुई है। अगला जो है वो है डे टू डे बिजनेस ढंग से चलाना। डे टू डे बिजनेस कहाँ ढंग से चले? डे टू डे बिजनेस बहुत ढंग से चले लोकसभा के अंदर में या फिर राज्यसभा के अंदर में, उसके लिए तो उसके लिए कौन सी कमिटीज है? तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसको कहते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। इसके अंदर में हमेशा लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं, और राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। एकदम सिंपल सी बात है। 15 मेंबर्स इसके अंदर में इंक्लूडेड होते हैं, राज्यसभा में 11 मेंबर्स इंक्लूडेड होते हैं, और इनका काम है टाइम टेबल बनाना। हाउस का टाइम टेबल क्या होगा, कौन से बिल्स लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरीके से एक और कमेटी है जिसका नाम है रूल्स कमेटी। रूल्स कमेटी का भी काम है कि हमारे हाउस के अंदर में क्या रूल्स चलेंगे क्या नहीं चलेंगे वो देखना। ओके, तो अगेन स्पीकर इसके जो है वो चेयरमैन होते हैं। फिर आता है कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल। तो प्राइवेट मेंबर के जो बिल है, प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? आप सबको याद होगा, प्राइवेट मेंबर का बिल का मतलब है कि जो प्राइवेट मेंबर्स हैं, मतलब जो मिनिस्टर्स नहीं हैं, उन सब के जो बिल है उसको स्टडी करने के लिए और पास करना है नहीं करना है वो स्टडी करने के लिए। एंड लास्ट में एक कमिटी है जिसका नाम है एब्सेंस कमिटी। तो एब्सेंस कमेटी का काम है ये चेक करना कि कौन मेंबर प्रेजेंट है, कौन मेंबर नहीं प्रेजेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके ये कुछ कमिटी जो है वो आप लोगों को दिखेंगे। लास्ट मुद्दे पर आते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज द हाउस कीपिंग कमिटी। हाउस कीपिंग मतलब घर जो भी आपका है उसमें सारी चीज़ें जो है वो रहनी, क्या क्या चाहिए होता है इनको। देखो, हाउस कमेटी नाम से समझ में आ रहा है अकोमोडेशन मिल रहा है क्या लोगों को। लाइब्रेरी कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी नाम से समझ में आ रहा है सबको लाइब्रेरी वगैरह बुक्स वगैरह मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सैलरीज के लिए सैलरी कमेटी है। ओके, इसी तरीके से एक जनरल पर्पस कमेटी है कि और भी कोई हाउस के काम है जो इन सब चीज़ों में नहीं आ रहा है तो वो इसके अंडर में आएगा। एंड अगेन प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटीज। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने जितनी भी कमिटीज़ हैं उन सबको एकदम ढंग से ऊपर से नीचे तक पढ़ लिया है। कुछ कुछ पर ध्यान देना है, जैसे फाइनेंशियल कमिटीज़ हैं एंड डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, बाकियों पर इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एक लास्ट कमेटी अपनी बचती है। आप सब इन कमिटीज़ में देखोगे तो इन सब कमिटीज़ में कहीं पर भी कोई भी मिनिस्टर इनका पार्ट नहीं है। और अगर किसी कमिटी में मिनिस्टर अगर इसका पार्ट बन जाता है, मिनिस्टर चाहता है कि मेंबर्स हमको सजेशंस दे, तो उसके लिए जो कमिटी बनाता है उसको कंसल्टेटिव कमिटी कहा जाता है, एंड इनको पार्लियामेंट्री कमिटी बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा। पार्लियामेंट्री कमिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई नियम है तो वो है कि मिनिस्टर शुड बी पार्ट ऑफ इट, मिनिस्टर शुड नॉट बी पार्ट ऑफ इट। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इसको पूरे के पूरे मुद्दे को ढंग से समझ चुके हैं। आई होप आप सबको सीखने में एकदम ज़्यादा मज़ा आया। एंड अभी हम लोग चलते हैं, ठीक है, हमारे प्रमोशनल ऑफर्स पर। कैसे देखते हैं ऑल स्लाइड्स? एनीवेज, वापस आप सबको बता दूं हमारे शानदार ऑफर्स चल रहे हैं।
एंड बाकायदा अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों की प्रीलिम्स पास हो तो यूज़ कोड अरविंदा एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू अनअकैडमी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे, सी यू एंड बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।